सर मेरा प्रश्न अधिवक्ता महोदय जी से है, चौहान सर से, मिश्रा सर से। हाँ सर, मेरा प्रश्न है आपसे, 2013 में जब ये घटना हुई, इस केस को आप ही हैंडल कर रहे थे? जी नहीं कर रहे थे। तो आपने कब इस पे प्रकाश डालना शुरू किया? मेरा चार्जशीट जब फाइल हुआ, सन बताइए। मैं 2021 से 2021 से। जितना कि मुझे पता है कि ये जो पॉक्सो की जो धारा लगती है वो नॉन बिलेबल वारंट के साथ जारी होती है। आप इस केस को 2021 से देख रहे हैं और आज 2023 है, 22 है, 1 वर्ष हो गए पूरे कंप्लीट। 1 वर्षों में आप उनको वारंट जारी नहीं करवा पाए। नहीं, उनके खिलाफ नॉन वेलेबल वारंट के बाद ही वो आए हैं। कईयों के खिलाफ नॉन वेलेबल वारंट हुआ कोर्ट के द्वारा, सॉरी वेलेबल वारंट हुआ, और एक के खिलाफ नॉन वेलेबल वारंट हुआ, उसके बाद वो आए। देखिए, मुद्दा वारंट नहीं है, मुद्दा नॉन वेलेबल वारंट है। दरअसल कानूनी प्रक्रिया में शायद वारंट, नॉन वेलेबल वारंट, इसमें भटकने के बजाय जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको सबको जानना चाहिए कि तथ्य क्या है, कानून क्या है और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन क्या है, जो ये तीनों चीजें हैं बहुत जरूरी चीजें हैं। कानून बिल्कुल क्लियर है, सेक्शन 13-14 ऑफ पोक्सो एंड सेक्शन 23 ऑफ पोक्सो। पुलिस, देखिए, एक जो तथ्य है, मैं उस पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो तथ्य है। कोर्ट की प्रक्रिया यदि होती तो मैं नहीं बोलता। डीसीपी लांबा ने एक किताब लिखी और कहां पे पुलिस की फेल्योर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के लिए ना आप लोग ये वेलेबल वारंट, नॉन वेलेबल वारंट से हट जाइए और गहन मुद्दे पे जाइए कि कहां पे एक्चुअली अन्याय इस बच्ची के साथ हुआ है। कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, वो चलेगी। अन्याय पुलिस के द्वारा कहां हुआ है, जिसमें कोई दो राय नहीं। डीसीपी लांबा जो आसाराम बापू जी का केस देख रहे थे, उनके गिरफ्तारी से पहले उन्होंने क्या प्लान किया, नहीं किया, ये उनका दिमाग था। लेकिन उन्होंने एक किताब बाद में लिखा और उस किताब में उन्होंने ये लिखा कि आसाराम बापू जी को, मैं उसका आपको लबोलवा बता रहा हूं कि आसाराम बापू जी को गिरफ्तार करना आसान नहीं था। इसलिए सबसे पहला जो जरूरत थी कि एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर उनके लिए क्रिएट किया जाए, और पब्लिक में वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होने के बाद हमें पब्लिक का विरोध नहीं होगा बल्कि सपोर्ट होगा, जो उस वक्त देखा गया। तो फिर हमें गिरफ्तार करने में बड़ी आराम और आसानी होगी। देखिए, कहां ये, मैं गुड़गांव के केस, मैं कतई जोधपुर के केस पे नहीं जा रहा हूं, मैं वहां का वकील भी नहीं हूं और तथ्यों से पूरी तरह अवगत भी नहीं हूं, इसलिए मैं उस पे नहीं बोलूंगा। लेकिन ये किताब है जो पब्लिक डोमेन में है। किताब का क्या नाम है उसका? गनिंग ऑफ द गॉड। हाँ, गनिंग ऑफ द गॉड। तो उसके बाद अब उस नेगेटिव आप मीडिया, उन्होंने कहा कि हमने मीडिया का सहारा लिया। तो नेगेटिव करने के लिए जब आप सहारा ले रहे हैं तो कुछ किया। वो क्या किया आपने? वो आपने उनके खिलाफ, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो को आपने रिलीज किया एडिट करके। देखिए, आज केवल 8 व्यक्ति इसमें मुलजिम हैं। इस सारे कंप्लेन में चंचल मिश्रा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जोधपुर के केस का, और जिसने सुपरवाइज किया है डीसीपी लांबा, उनका नाम कहीं नहीं है, कंप्लेन में भी नहीं है। लेकिन ये इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है कि डीसीपी लांबा एक पब्लिक बुक में लिखता है कि मेरा उस वक्त ये दिमाग था कि आसाराम बापू को की प्रोसीडिंग चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि विरोध ना हो, तो लोगों को उनके विरोध में किया जाए, और हमने मीडिया का साथ लिया। और ये वीडियो जो पुलिस के एक्सक्लूसिव कस्टडी में था, एडिट किया गया। ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी जो उसका एडमिशन है डीसीपी लांबा का। और दूसरा,
गुड़गांव के पुलिस ने इस कॉन्स्पिरेसी को, जो पब्लिक डोमेन में होते हुए भी इस केस में, गुड़गांव केस में आज तक एक भी इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरीके का नहीं हुआ, तो मेरे अनुसार इस केस में आज भी पुलिस के द्वारा, मैं कोर्ट में जो आया उस पर विचार नहीं दे रहा हूं, लेकिन एज ए लॉयर मैं बिल्कुल कन्विक्शन से बोल रहा हूं कि पुलिस ने इस केस में बहुत ही इन्वेस्टिगेशन हल्के तौर पे केस को खत्म करने के लिए किया। कोर्ट के बाद वो जारी हुआ, असल लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन। सर 6 जून को गुड़गांव कोर्ट में दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी और अजीत अंजुम जी देखे गए। क्या फैसला हुआ था उस दिन, क्या स्टेटमेंट थी जज साहब की? किस स्टेज पे है अभी केस? अभी तो केस अपीयरेंस के स्टेज पे है, उन्हें चार्जशीट की कॉपी दी जा रही है। तो अभी जज साहब जो है केवल कौन आ रहा है उनकी हाजिरी लगना, और जो पहला प्रोसेस होता है कि उनकी हाजिरी अब पूरे केस में सही तरीके से हर तारीख पे हो और केस आगे बढ़े, उस प्रक्रिया के लिए 6 तारीख थी, जिसमें 7 मुलजिम आए थे और एक आरोपी नहीं आया था, मोहम्मद सोहेल, जिसके खिलाफ नॉन वेलेबल वारंट हुआ था। और उससे पहले तारीख में उन्होंने मिस्टर सोहेल ने अपने वकील के माध्यम से एक एप्लीकेशन दिया था, 1 महीने पहले की वो तारीख थी, कि मैं लखनऊ हज में गया था, ईद पे गया था और मेरा पेट खराब हो गया और बीमार हुआ और मेरी स्थिति और ना बिगड़े, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। ये बात है 7 मई की। 7 मई के बाद इमीडिएटली 6 मई, 7 मई और 8 मई पे वो रिपब्लिक टीवी पे लाइव थे। उस तथ्य को जैसे पता चला तो उस सारी वीडियो के साथ कोर्ट के अंदर 3 एप्लीकेशन दर्ज की गई है कंप्लेनेंट की तरफ से। एक, उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जाए, दूसरा, उनके खिलाफ झूठ बोलने का मुकदमा चलाया जाए, और तीसरा, जो 6, 7, 8 का रिपब्लिक टीवी में टेलीकास्ट किया गया है वो डाटा को रखा जाए, क्योंकि जैसा विदित हो इस केस में डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कोर्ट ने 6 तारीख को जून को जब वो नहीं आया मिस्टर मोहम्मद सोहेल, तो नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया। रिपब्लिक टीवी को 6, 7, 8 का डाटा जो लाइव था उसको प्रिजर्व करने का ऑर्डर कर दिया गया, और अलग से जो गलत झूठ बोलने का मुकदमा उसको अलग से कोर्ट ने जारी करने की प्रक्रिया शुरू। सर जैसा कि कोमल जी ने बताया कि बहुत बड़े कानून मंत्री की बहन है इसमें इन्वॉल्व है और बड़े बड़े पत्रकार इसमें इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत हुई इसमें, कहीं से कोई धमकी मिली हो कि नहीं आपको नहीं लड़ना है ऐसा केस, या कुछ भी ऐसा जो आप बताना चाहें पत्रकार? मुझे किसी तरह की कोई धमकी कहीं से नहीं आई और किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे धमकी देने की, पहला बात। दूसरी बात, कौन किस पद पे है। जब मैं कानूनी प्रक्रिया में चलता हूं तो मेरे लिए अनुराधा प्रसाद एक आरोपी है, बाकी एक आरोपी है, उनका पद मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। और कानून को जब लागू किया जाता है तो मेरे लिए और कोर्ट में कोई पद कुछ भी नहीं, ये बाकी लोगों के लिए है। इन्वेस्टिगेशन में उस पद या पावर का इस्तेमाल होकर इंटरेस्ट हुआ, ये सब अलग चीज है। जहां तक मेरी बात है कि ये पद वगैरह मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता और उसके चलते मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आई है। धन्यवाद सर।